हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आरओ एआरओ के प्रीलिम्स को लेकर के बात करने वाला हूँ। कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा। आपके एग्जाम के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले तो कल शाम को आपने यूपीपीएससी की तरफ से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुई थी उसको देख लिया होगा आरओ एआरओ एग्जाम के संदर्भ में। जैसा कि आपको चीज़ें पहले से पता चल रही थी कि अब पेपर एक ही होगा, हिंदी और जीएस के पेपर को मर्ज कर दिया जाएगा। तो जैसे 2 घंटे का आपका पहले जीएस का पेपर होता था मॉर्निंग शिफ्ट में, 1 घंटे का आपका दोपहर में फिर हिंदी का पेपर होता था 60 मिनट का 1 घंटे का, तो वो अब मर्ज कर दिया गया। तो 140 प्लस 60 नंबर यानी कि 200 नंबर का एक ही पेपर होगा। 2 घंटे प्लस 1 घंटे मिलाकर के 3 घंटे हो गया। तो ये एक पेपर आपका इस तरह से होगा। चांसेस आर वेरी हाई कि आपका एक शिफ्ट सुबह होगी और एक शिफ्ट आपकी शाम को होगी, मतलब वो जो दोपहर वाली शिफ्ट होती है। अगर आयोग को सही लगा तो फिर हो सकता है कि वो एक ही दिन में 2 शिफ्ट के अलावा दूसरे दिन भी एग्जाम को कराए। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कराएंगे, सिर्फ 22 दिसंबर को रहेगा या 23 दिसंबर को रहेगा। फिलहाल अभी पेपर टलने वाला नहीं है, 22 दिसंबर को ही आपका आरओ एआरओ का पेपर हो रहा है। जिन भी लोगों को ये डाउट है कि जैसे यूपीपीसीएस टल गया या यूपीपीसीएस टल रहा है तो आरओ एआरओ भी टल जाएगा, उसकी डेट आगे चली जाएगी, अभी की जो फिलहाल की कंडीशन है 1 अक्टूबर की अगर बात करें तो आरओ एआरओ टलने वाला नहीं है। तो उसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी विचलित ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपनी तैयारी उसी तरह से करते रहिए। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में 1 बाय 1 बता देता हूं, उनको बहुत ध्यान रखना। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप पेपर का जो पैटर्न है उसको समझ गए हो। पहले आपको हिंदी के लिए घंटा अलग मिलता था, आप जीएस का पेपर देकर के आए, अच्छा बुरा जैसा भी हुआ हिंदी का आप प्लान करते थे कि ओके ठीक है, बीच में आप रिवाइज भी कर लेते थे और भी आपने कुछ चीज़ें देख ली, अपना पढ़ना वढ़ना था वो सब कर लिया। अब क्या है कि एक ही पेपर होगा, हिंदी को अलग से रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो हिंदी पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी चीज़, अभी तक आप 2 घंटे सिटिंग मार रहे थे, आप 2 घंटे में एक पेपर जीएस का दे रहे थे, अब 3 घंटे में आपको पूरा पेपर देना है। तो 3 घंटे तक बैठ करके पेपर को सॉल्व करना, उसके लिए आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। 140 जीएस है, 60 नंबर हिंदी है, तो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ कर देंगे। तो उसकी प्रैक्टिस आप अभी से करिए। अच्छा, ये चीज़ पहले से एक्सपेक्टेड थी, पता था, तो मेरे जो टारगेट्स थे जो मैंने बनाए हुए थे 18 से 30 सितंबर के और फिर जो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के चल रहे हैं, जो आज से 1 अक्टूबर शुरू हो रहा है, उसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दी थी। उसमें मैंने देखो, उसमें आप देखना जाकर के अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस पर पीडीएफ पढ़िए। वहां पर मैंने फुल लेंथ टेस्ट इसीलिए शेड्यूल किया था कि प्रॉपर आपको 3 घंटे बैठ के देना है, मतलब 2 घंटे जीएस का दो, 1 घंटे उसके बाद में आप हिंदी का दो। तो ये चीज आपको मालूम चल गई है। तो टाइम मैनेजमेंट को, टाइम को मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करो, टाइम टू टाइम टेस्ट देते रहो फुल लेंथ, सो दैट आप इस चीज को मैनेज कर पाओ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपको समझना है कि अब अगर एक शिफ्ट से ज्यादा एग्जाम होगा, जैसे कि एक सुबह शिफ्ट हुई, एक दोपहर में शिफ्ट हुई, शाम वाली शिफ्ट जैसे आप कह रहे हो, तो उससे क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन आयोग किस तरह से करेगा, कैसे करेगा, क्या उसमें पैटर्न होगा, क्या रूल फॉलो होगा, वो सब तो अभी उन्होंने बताया नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। कोई पेपर इजी बनेगा, कोई टफ बनेगा, ये भी बात है। जो अनार्थ छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो आप जानते हो, जिन्होंने बाकी एग्जाम्स भी दिए हैं जिसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, तो वो आप उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की है। अब जो मेन चीज़ है, जो यहाँ से की टेक अवे है, वो ये है कि भाई होने तो ये जा रहा है। फिलहाल इसमें जो अभी के हालात है उसके हिसाब से ये है कि जो बॉर्डर लाइन पर स्कोर करते हैं अपना, जो बॉर्डर लाइन के आसपास रहते हैं, कट ऑफ के आसपास रहते हैं, उनको बहुत ही कॉशियस रहना है। उनको ये ध्यान देना है कि वो अपने नंबर इस तरह से बना करके चले, इतनी अपनी अच्छी तैयारी कर ले कि 1-2 नंबर से 4 नंबर से अगर ऊपर नीचे होता है नॉर्मलाइजेशन, अगर जैसे मान लीजिए आपके नंबर कम हो रहे हैं, उस शिफ्ट के नंबर कम हुए या किसी शिफ्ट के नंबर ज्यादा हुए, तो उससे आपको लॉस ना हो, आप कट ऑफ क्लियर कर पाओ। तो उसके लिए आपको अपना माइंड मेकअप पहले से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अभी तक जैसे पेपर दे रहे थे, अभी तक जैसे आप तैयारी कर रहे थे उसी के हिसाब से आप गए, क्योंकि तब एक पेपर होता था, उसमें जो भी इजी टफ है, जो भी है, जैसी कट ऑफ गई उस हिसाब से गई। अब क्या है, नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर कट ऑफ 100 जाती है और आप 98 के आसपास रहते हो या 101 के आसपास रहते हो, तो आपको 2-4 नंबर का प्लस माइनस जो है ना, उसको बहुत ध्यान में रख करके तैयारी करनी है। तीसरी चीज ये है कि जो हिंदी है वो अब एक डिसाइडिंग फैक्टर हो गई है, एक गेम चेंजर साबित हो रही है। पहले भी थी, 60 में से अगर आप 55 प्लस नंबर स्कोर कर लेते हो तो जीएस में स्कोर करना क्योंकि थोड़ा टफ होता है, तो कहीं ना कहीं जो एक कंबाइंड जो मिला करके नंबर बनते हैं, जो आपकी कट ऑफ बनती है, वो निकालना ईजी होता था हिंदी के थ्रू। अब यहाँ पर और इंपॉर्टेंट हिंदी इसलिए हो गई है कि जब आपको एक ही पेपर मिलेगा, 60 क्वेश्चन को अगर आप बहुत कम समय में कर ले जाते हो, तो वो जो हिंदी वाला टाइम बचेगा ना, उसको आप जीएस में लगा सकते हो। और जीएस में क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, मॉडरेट हैं, तो उनको आप टाइम देना पड़ता है। कई बार टाइम देने से वो क्वेश्चन निकल आता है, लेकिन हिंदी में अगर आपने वो टाइम लगा दिया, अगर एक ही घंटे में आपने पूरा पेपर किया, तो कहीं ना कहीं जीएस में फिर 2 घंटे में आपको वो टाइम उसमें से एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अगर आपने जीएस 1 घंटे की बजाय आधे घंटे में कर लिया, इतनी अच्छी आपका रिवीजन है, इतना अच्छा आपने तैयारी कर रखी है हिंदी की, या आपने 35-40 मिनट में कर लिया, तो वो जो 15-20 मिनट या जितना भी एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा वो आप जीएस में लगा सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
RO में स्पेशली देखो एक चीज ध्यान आपको रखनी है, अगर आप जो टारगेट्स मैंने दिए हैं उनको अगर आप फॉलो कर रहे हो, क्योंकि उनको मैंने प्रायोरिटी बेसिस पे टॉपिक्स को रखा है, सब्जेक्ट्स को भी रखा है, अगर आप टारगेट्स फॉलो कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हो या कुछ और कहीं के हिसाब से तैयारी कर रहे हो, तो एक पॉइंट दिमाग में रखना कि डेली मतलब डेली के डेली एक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना है, चाहे आप RO का करो चाहे आप यूपीपीसीएस का करो। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा करते हो, 2023 का उठा लो, 22 का उठा लो, डेली एक करो। इसमें कोई वो नहीं कि आज किया है 2 दिन बाद करेंगे, नहीं, डेली एक पेपर सॉल्व करना है। तो उससे क्या है कि जो भी करंट पैटर्न है, जो भी चीजें हैं, जो भी आयोग जिस तरह से सोचता है, प्लान करता है, जिस तरह से पेपर उसने लिए हैं, जो क्वेश्चन जो टॉपिक उसने दिए, आप उससे अलाइन रहोगे। आप इधर उधर की चीजें तो पढ़ोगे, लेकिन आपको ये पता तो रहेगा कि यही चीजें आयोग पूछता है तो मुझे यही पढ़ना है। RO में स्पेशली कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते रहे, ट्रेंड रहा है, वेटेज ज्यादा रहा है, उसमें ज्योग्राफी नंबर 1 पर है। इन्वायरमेंट से इतने क्वेश्चन नहीं आते, पॉलिटी से भी इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ज्योग्राफी पर वो फोकस करते हैं, यूपी स्पेशल पर वो फोकस करते हैं, इसके साथ में रीजनिंग और इकोनॉमी पर ठीक ठाक फोकस करते हैं। मतलब 13-14 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे RO के केस में। यूपी स्पेशल के तो और ज्यादा आते हैं, 15 से 20 तक क्वेश्चन चले जाते हैं, ज्योग्राफी के तो 20 के ऊपर रहते हैं, 25, 26, 27, 24 इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। और इसके अलावा हिस्ट्री में भी, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस के लिए अगर आप थोड़ा कम फोकस भी करते हो हिस्ट्री पर, क्योंकि हिस्ट्री में एक्यूरेसी मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता है, एकदम सही से क्वेश्चन आप कर ले जाओ इतना आसान नहीं होता है। बट व्हेन इट कम्स टू RO का एग्जाम, तो उसमें हिस्ट्री आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 20 के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने हिस्ट्री को इग्नोर किया, इन्वायरमेंट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहे, पॉलिटी के बहुत ज्यादा आ नहीं रहे, रीजनिंग, इकोनॉमी ये सब आ रहा है, सेंसस के, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, उसमें भी फिजिक्स आ जा रही है, तो मतलब कुछ श्योर नहीं है, तो आप केवल ज्योग्राफी के बलबूते तो क्लियर कर नहीं लोगे, इसलिए आपको हिस्ट्री को भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है RO के गेम में भी। 20 के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, अगर उसमें आपकी कमांड अच्छी है, अगर आप 15 के ऊपर क्वेश्चन कर ले जाते हो आउट ऑफ 20 या 22 क्वेश्चंस, बहुत अच्छी लीड हो जाती है, क्योंकि 20 के ऊपर ज्योग्राफी में भी आएंगे 25 के आसपास, तो वहां अगर आप 20-21 कर ले जाते हो, 20-21 अपने इधर कर लिए, 40 क्वेश्चन तो आपका यही हो गए। तो कहीं ना कहीं जो आपको 80 से 85 जीएस में स्कोर करना है ना, उसका आधा काम आपका इन 2 सब्जेक्ट से निकल जाता है। बाकी ऐसा तो है नहीं कि बाकी सब्जेक्ट छोड़ दोगे, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे, आपके साइंस में जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, या जो स्टैटिक जीके है, उसमें जैसे जनरल नॉलेज की कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं, इकोनॉमी की कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आएंगी, उनसे अपने कुछ चीज़ें कर सकते हो। रीजनिंग में भी 3-4 चीज़ें तो कर ही लोगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपको रिवीजन करना ही करना है। बहुत सारे लोग हैं वो पढ़ने पर तो फोकस करते हैं, जो बहुत सिंसियर कैंडिडेट्स भी हैं उनकी बातें बता रहा हूँ, उनको पता है कि उनको क्या पढ़ना है, उनको चीज़ें पता चल गई हैं, वो उसको पढ़ भी रहे हैं, अपने टारगेट्स को भी पूरा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो रिवीजन को उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं जितना उनको देनी चाहिए। तो रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा करना है, बिना रिवीजन के आप कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे चीज़ें। बहुत फैक्चुअल एग्जाम है, यूपीपीएससी फैक्ट्स को कम नहीं करेगा, वो स्टैटिक के क्वेश्चन बढ़ा देगा, जो एकदम जो वैसी चीज़ें हैं कॉन्सेप्चुअल, उनको वो बढ़ा देगा। पहले अगर 20 आती थी तो 20 के 40 कर देगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स अगर पहले 40 आते थे तो 40 को 0 नहीं कर देगा, 5 नहीं कर देगा, 10 नहीं कर देगा, वो 40 के 40 या 40 के 35 तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये आपको समझना है कि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा उन फैक्ट्स पर आपकी कमांड होगी। और डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, और फैक्ट्स में बहुत सीधा सा खेल है, जो भी आपके क्वेश्चन टेस्ट पेपर में गलत हो रहे हैं ना, इसी गलत हो रहे हैं क्योंकि फैक्ट्स को लेकर के आप क्लियर नहीं हो, आपके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है। क्वेश्चन आपने पढ़ा, तुरंत ऑप्शन चमक जाना चाहिए। अगर आपने रिवाइज किया होगा 2-3 बार तो वो तुरंत ऑप्शन चमक जाएगा देखते ही। अगर आपने उसको सिर्फ पढ़ा है और रिवाइज नहीं किया है तो आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे, आपको लगेगा यार ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट है वो ये है, यूपीपीसीएस के कंपैरिजन में RO का जो पेपर है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है। पैटर्न डिफरेंट का मतलब ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस को पूछने का तरीका है, जो चीजें पूछी जा रही हैं वो थोड़ा अलग तरह की होती है, थोड़ा आपको रैंडम सा पेपर लगेगा, इसीलिए कई बार यूपीपीसीएस से ज्यादा टफ RO के पेपर को बताया जाता है। होता भी है, आप फील करोगे यार दोगे तो आप कहोगे यार यूपीपीसीएस में मुझे थोड़ा सा इजी लग रहा है, कंफर्टेबल पेपर लग रहा है, बट RO में मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। 2023 का जो पेपर ये हुआ था, 2024 में बेसिकली जो हुआ, 11 फरवरी वाला जो लीक हो गया था, इसमें आपने देखा होगा मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। मतलब अगर वो साइमन कमीशन के बारे में भी पूछ रहे हैं ना तो उसको 2 स्टेटमेंट में बना दिया। अगर वो आपने देखा होगा बहुत सारी जो पर्सनैलिटीज हैं, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, महात्मा गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, या जितने भी लोग हैं मेन जो लोग हैं, इनके बारे में 2-2 स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे रहे हैं वो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, स्पेशली हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, जैसे अटॉर्नी जनरल के बारे में आपने पढ़ा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में आपने पढ़ा, आपने जो एडवोकेट स्टेट के हैं उनके बारे में आपने पढ़ा, आपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनके बारे में पढ़ा। तो 2-2 स्टेटमेंट की फॉर्म में थोड़ा मतलब अलाइन करो कि इससे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। जब पढ़ रहे हो तो उसमें अगर फैक्ट्स हैं तो उनको ध्यान से देख लो कि इसके 2-3 जो ये फैक्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है, इनसे 2 स्टेटमेंट बन सकती हैं। तो इस तरह से जो मल्टी स्टेटमेंट वाली चीज़ें आएंगी उनको आप टैकल कर पाओगे। लेकिन ये तभी होगा जब आपने
आपने अपना माइंड मेकअप किया होगा। अगर आपने पेपर के नेचर को, जो उसका आ रहा है, जो एक टेस्ट है, एक फ्लेवर है, एक तरीका है, उसको अगर आपने थोड़ा सा एनालाइज किया होगा तभी आप वहाँ पर डील कर पाओगे। वरना एकदम से जब क्वेश्चन आते हैं तो वो रैंडम लगने लगता है और रिवीजन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जो पढ़ोगे सॉलिड पढ़ोगे, तो उससे आपकी कमांड होती चली जाएगी। यही कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अलग से आरओ के पेपर के लिए ध्यान रखनी है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। पहली बार मेरा ये अगर वीडियो आप तक पहुंचा है, चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाओगे और भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस दिखेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी स्ट्रेटजी को बताने में, चीज़ों को संभालने में, समझने में कि कैसे आगे फर्दर प्रोसीड करना है। मार्केट में मटेरियल आपको आराम से मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएंगी, चीज़ें मिल जाएंगी। क्या करना है क्या नहीं करना है ये बहुत क्लियर रखना। यहाँ से अभी भी टाइम बचा हुआ है, फिर बता रहा हूँ पेपर टलने वाला नहीं है। अभी की फिलहाल की जो सिचुएशन है उसमें लगातार पढ़ाई करते रहिए। 80+ डेज हैं, आज से भी शुरू करोगे तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ से अगर 20 दिन निकाल दिए तो फिर कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको पढ़ करके सिर्फ 60 दिन में आप शुरू करके एग्जाम निकाल ले जाओ। और इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो भी नहीं सकती, आपको मालूम है। ये 450+ पोस्ट है, बहुत बढ़िया मौका है, इस बार निकाल ले जाओ, फिर अगले साल अपने यूपीपीसीएस से जो भी एम करना है वो आप फर्दर कर सकते हो। थैंक यू सो मच यार।